अभिनव राजस्थान की अभिनव चौपाल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। हमारी चौपाल अब नए नए रंग लेने लगी है और एक से बढ़कर एक रोचक विषय इस चौपाल के माध्यम से राजस्थान की जनता के सामने रखे जा रहे हैं। और जैसा हमने शुरू में सोचा था, आपके साथ बात हुई थी कि ये चौपाल एक दिन राजस्थान की आवाज़ बनेगा, तो ऐसा अब लगने लगा है। और इस सब में आप सभी साथियों का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। एक छोटी सी शुरुआत हुई थी जो अब एक बड़ा रूप ले रही है। और एक जो कमी थी राजस्थान में कि राजस्थान की बात को राजस्थान की दृष्टि से कहा जाए, उस कमी को पूरा करने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। हमारे विषय सीधे सीधे राजस्थान की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रगति से जुड़े होते हैं। हम ये कोशिश करते हैं कि राजस्थान के किसानों, पशुपालकों, हाथ कारीगरों, युवाओं, महिलाओं, गायों, इन सब के लिए तथ्यात्मक बातें करें। क्योंकि बिना तथ्य के आप बात करेंगे तो लंबी नहीं टिकेगी। हल्ला मचा सकते हैं आप, लेकिन वो धरातल पर टिकेगी नहीं। और कितने दिन तक हम इन बातों में रस लेते रहेंगे। अभी तक तो यही चलता आया कि बेसिर पैर की बातें हमारा खूब समय खा रही हैं। उन्होंने हमारा खूब समय ले लिया। सत्तर साल खराब कर दिए हमारे। उन बातों से बाहर आने का समय आ गया है। हमारा जो कोरम रहता है वो 200 लोगों का रहता है। जैसे ही 200 लोग आते हैं और हम लोग हमारी बात को शुरू कर देते हैं। जिस विषय पे आज की चौपाल है उस विषय को औपचारिक रूप से ले लेते हैं। मैं उसी का इंतज़ार कर रहा था कि सभी साथी एक बार आ जाएं। जैसे किसी चौपाल में होता है कि सारे लोग एक बार आ जाएं, चौपाल जम जाए तो बात शुरू करें। हो गया हमारा कोरम पूरा। और जैसे ये कोरम पूरा होता है, हम लोगों को एक आहुति इस यज्ञ में दे देनी चाहिए। और वो आहुति ये कि हम सभी लोग एक शेयर का बटन दबाकर हमारे साथ जुड़े हुए अन्य लोगों को इस चौपाल में आमंत्रित कर दें। शेयर का आप जैसे ही बटन दबाते हैं तो आपकी फ्रेंड लिस्ट में जो 1000, 2000, 3000 लोग होते हैं उन तक जानकारी पहुंच जाती है। आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप उस बटन को दबा दें और मैं अपनी बात को शुरू कर देता हूं। बहुत सारे लोग परिचित हैं मुझसे, जो नहीं परिचित हैं उनको मैं बता दूं। डॉक्टर अशोक चौधरी, MBBS पढ़ाता हूं। मूल रूप से इंग्लिश पढ़ाता हूं स्कूल में और कोचिंग संस्थानों में इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इस तरह के विषय पढ़ाता हूं। अभिनव राजस्थान पार्टी हमारा संगठन है जिसका मूल उद्देश्य राजस्थान में असली विकास और असली लोकतंत्र की स्थापना करना है। हम लोग चाहते हैं कि राजस्थान के संसाधनों का उपयोग इस प्रकार से हो, मैनेजमेंट ऐसा हो कि राजस्थान की प्रगति बहुत तेज गति से हो और राजस्थान के औसत परिवारों को इसका फायदा मिले। हर परिवार की आमदनी और सुविधाएं बढ़े, ये हमारा मूल उद्देश्य है। और इसके लिए हमने राजस्थान के विभिन्न पक्षों को जाना है और उनको लेकर अलग अलग योजनाओं पर काम किया है और उन योजनाओं को लिपिबद्ध किया, लिखा है, ताकि लोग उनके बारे में व्यवस्थित रूप से जान सकें।
आज हमने एक ऐसा ही मुद्दा लिया है कि राजस्थान के कुछ प्रोडक्ट्स जो राजस्थान के खेतों में, राजस्थान के बाड़ों में, राजस्थान के जंगल में हैं और जो बहुत कीमती है, और इसका अब वैज्ञानिक आधार है। अब हमारे पास प्रयोगशालाएं खूब सारी हो चुकी हैं और उन प्रयोगशालाओं में उनके अंदर कितनी पोषण क्षमता है, न्यूट्रिशनल वैल्यू कितनी है, ये सिद्ध हो चुका है। इसके बावजूद भी गलत धारणाओं के कारण उनका उचित मूल्य नहीं मिलता है, केवल धारणाओं के कारण। हम चाहते हैं वो धारणाएं बदलें, और वो धारणाएं तभी बदलेंगी जब पहले हमारी खुद की धारणा बदले। जब आपकी अपने खुद के बारे में धारणा सही नहीं होती है तो आप कभी दूसरों से उम्मीद मत करिए कि वो आपके बारे में सही सोचेंगे। जब आपने ये स्वीकार कर लिया कि मैं किसी काम का नहीं हूं, या मैं किसी काम की नहीं हूं, या मेरे अंदर इतनी दुनिया भर की कमियां हैं, जब आपने अपने बारे में ऐसा गलत कंसेप्ट बना लिया, अवधारणा बना ली है, तो आप मानकर चलिए कि दूसरे लोगों को ये व्यक्तित्व पसंद नहीं आएगा। इसे कहते हैं आत्मविश्वास, आत्मधारणा। ये मजबूत होनी चाहिए। अगर कमी है तो उस कमी को सुधारना चाहिए ताकि वो मजबूत हो। ऐसे ही राजस्थान के बारे में, राजस्थान के उत्पादों के बारे में धारणाएं गलत बनी हुई है, हम अभी भी उनको मान रहे हैं। तो जब हम खुद उनको मान रहे हैं, उनसे परहेज करते हैं, तो दूसरे तो परहेज करेंगे ही। जब आपको अपनी दुकान की चीज के बारे में यह लगता है कि यह चीज किसी काम की नहीं है, तो ग्राहक आपसे वो चीज क्यों लेगा? आप अगर दुकानदार हैं और कोई माल बेच रहे हैं, और अगर आपके मन में ये बैठा हुआ है कि ये जो मेरा माल है ये बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो आप किस कॉन्फिडेंस से उस ग्राहक को बेचेंगे? नहीं बेच सकते। आपको तो अपने गुड़ को शक्कर से बेहतर बताना ही होगा, और गुड़ शक्कर से बेहतर होता है। अगर उसको भी नहीं बता सकते तो आप मार्केट में माल बेच नहीं सकते, और राजस्थान इसमें बहुत पिछड़ गया है। उसी पिछड़ेपन में से एक बात है जो मैं आपके सामने आज रख रहा हूं। मैं आपके सामने बात रख रहा हूं कि ये जो सेब है, खाने के सेब, जो फ्रूट है, ये हमारे राजस्थान के उत्पाद बेर से, जिसे हम बोर कहते हैं राजस्थानी में, उससे कम ताकतवर है। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे यहां पे पैदा होने वाला बाजरा गेहूं से ज्यादा ताकतवर है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे खेतों में उगने वाली मूंगफली बादाम से ज्यादा ताकतवर है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सांगरी आलू और गोभी से फार फार बेटर है, बहुत ज्यादा अच्छी हर तरह से। और मैं अभी इन सारी बातों को प्रमाण के साथ आपके सामने रखूंगा कि ऐसा कैसे है, क्योंकि बिना प्रमाण के हवा में बात कहना ज्यादा दिन टिकता नहीं है। लेकिन ऐसा हुआ कैसे? ऐसा हमारे मन में बैठा कैसे कि बेर में ताकत कम है और सेव में ताकत ज्यादा है, और हम लोग बेर का भाव नहीं देते, हमारी चीज का भाव नहीं देते हैं, और एक बाहर से आई हुई चीज का 40 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए किलो देकर घर में लाते हैं, इस उम्मीद में कि हमारे घर का पोषण स्तर बढ़ेगा, हमारे घर के खान पान के स्तर में सुधार होगा। ऐसी धारणा बन कैसे गई? हमें कब लगने लग गया कि आलू और गोभी की सब्जी खाना मॉडर्न होना है और सांगरी और केर की कुमटे की सब्जी खाना बैकवर्ड होना है? ये हमें कैसे लगने लग गया? हमें कब लगा कि बादाम में बहुत ज्यादा ताकत होती है? क्या प्रमाण था उसका? तो इसके पीछे कोई न कोई कारण है, और मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी कुछ ऐसा होता है तो उसके पीछे के कारण पे जाइए, अपना आप समाधान निकल जाएगा। जब तक आप कारण पे नहीं जाएंगे और केवल समाधान की बात करेंगे तो समाधान गलत निकलने वाला है। तो पहले हम चलते हैं कारण पे फटाफट। देखिए, राजस्थान या कोई भी जगह है, उस जगह की हिस्ट्री, उस जगह की ज्योग्राफी और उस जगह की इकोनॉमिक्स, ये आपस में जुड़े होते हैं। बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है इन चीजों का। किसी जगह की हिस्ट्री, वहां की ज्योग्राफी और वहां की इकोनॉमिक्स आपस में बहुत जुड़ी होती है, इंटरलिंक्ड होती है। तो राजस्थान की क्या हिस्ट्री रही है, राजस्थान की ज्योग्राफी कैसी रही है और इकोनॉमिक्स उससे कैसे जुड़ी है, इसको थोड़ा जान लें।
मैं इतिहास पढ़ाता हूं और इतिहास में जो मेरे फेवरेट टॉपिक होते हैं, मेरे फेवरेट टॉपिक में एक तो होता है जो प्राचीन राजस्थान था वो, और एक जो आधुनिक राजस्थान रहा जिसमें लोगों ने संघर्ष किया राजस्थान में लोकतंत्र के लिए। दो पार्ट मेरे लिए बड़े इंटरेस्ट के होते हैं। तो प्राचीन राजस्थान को आप समझेंगे तब आपको पता चलेगा कि पूरी दुनिया के मार्केट में, क्योंकि उस समय दुनिया का मतलब ये था, अमेरिका वगैरह तो उस समय थे नहीं, दुनिया का मतलब यूरोप, अफ्रीका, एशिया, चाइना, ये जितना है ना, ये था चाइना, एशिया का पार्ट। इनके बीच में कंपटीशन है, अलग अलग सभ्यताएं हैं, उन सभ्यताओं के बीच में चीजों का लेन देन है। तो भारत का दबदबा था, इसमें कोई डाउट ही नहीं था। और भारत में सबसे ज्यादा दबदबा किसका था? राजस्थान का। भारत की जो चीजें वहां बिकती थी उनमें हर तरह से राजस्थान का दबदबा था, और यह मध्यकाल तक था। अंग्रेज आने तक यह दबदबा कायम था। यानी हम पूरी दुनिया के लीडर्स थे, इकोनॉमिक लीडर्स थे। कौन? राजस्थान के लोग। तो कई बार हम चीजों को जोड़ नहीं पाते आधुनिक को, कोई बिड़ला हमारे हुए, सांगी हमारे हुए, बांगड़ हुए, ये जो बड़े बड़े लोग हैं ये राजस्थान से क्यों है? इतने बड़े बड़े उद्योगपति भारत के राजस्थान से क्यों है? इसके पीछे हम लोग क्या समय नहीं देते इन चीजों को। हम लोग कभी समय नहीं देते इन चीजों को कि इनको जाने। यही तो हमारा इतिहास है, हमारी जो इकोनॉमिक हिस्ट्री है उसको हम जान लें, तभी तो हमें कुछ फायदा होगा। केवल पॉलिटिकल हिस्ट्री, कौन राजा था, कौन रानी थी, कौन हारा जीता, अगर इसमें ज्यादा रुचि लेंगे तो उसका आज क्या फायदा है? आज ज्यादा फायदा हमको अपनी इकोनॉमिक, सोशल हिस्ट्री को जानने का। तो बिड़ला बांगड़ जो हैं भारत में, बहुत पैसे वाले हैं, बजाज हैं, ये पैसे वाले क्यों हैं इतने? एक ही कारण है, क्योंकि ये लोग राजस्थान से हैं, और राजस्थान वर्ल्ड लीडर था इकोनॉमी में। राजस्थान की चीजें पूरी दुनिया के बाजार में धूम मचाती। राजस्थान का बनाया हुआ कपड़ा पूरी दुनिया शौक से पहनती थी, मेड इन राजस्थान। राजस्थान के बनाए हुए आभूषण पूरी दुनिया शौक से पहनती थी। उनको लगता था खूबसूरती इन आभूषणों के बिना नहीं है। राजस्थान के चमड़े से बनी हुई जूतियां फेमस थी। तो बाजारों में जिंदाबाद हो रखा था राजस्थान। ये हमारा प्राचीन इतिहास है। वहां से हम आज कैसे आगे, वही मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ताकि ये बात स्थापित हो जाए कि राजस्थान फिर से वैसा ही बन सकता है, और ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। मैं कई बार रिपीट करता हूं इस बात को, बीज कभी मरते नहीं है, बीज तो रहते हैं जमीन में, बस हवा पानी ठीक से मिल जाए तो फिर खिल जाएंगे। राजस्थान को वर्ल्ड लीडर बनने में मात्र 3 साल लगेंगे, ओनली 3 ईयर्स। जिस प्रकार की यहां की हिस्ट्री है, जिस प्रकार की यहां की कल्चर है, जिस प्रकार की यहां की ज्योग्राफी है, उनको देखते हुए अगर मैनेजमेंट ठीक किया जाए तो चाइना कुछ भी नहीं है। चाइना कुछ भी नहीं है राजस्थान के सामने। भारत का मुकाबला तो छोड़ दीजिए, इतनी राजस्थान में ताकत है। इसलिए मैं राजस्थान के गुणगान ज्यादा करता हूं, और मैं फैक्ट्स पे करता हूं, हवा में नहीं करता, फैक्ट्स के साथ बात करता हूं। तो राजस्थान की हिस्ट्री ऐसी स्ट्रांग है। सारे इंटरनेशनल जो रूट्स हैं वो सारे राजस्थान से गुजरते थे। लेकिन मध्यकाल आया, हमारे यहां के जो स्ट्रांग लीडर्स थे, प्रतिहार और चौहान, वो हार गए। और वो हार गए तो पूरा इंडिया हार गया। प्रतिहार हार गए तो गजनवी अंदर घुसा, चौहान हार गए तो गोरी अंदर घुसा, और सांगा हार गए तो बाबर अंदर घुसा। तो ये जो हार हुई है राजस्थान की, ये एक तरह से इंडिया की हार थी, और ये लोग इंडिया के अंदर आ गए। वहां से लेके अब तक 1000 साल हो गए। गुलामी का एक बहुत लंबा दौर चला, बहुत लंबा दौर। 1000 साल कम नहीं होते। 1000 साल कोई कौम किसी की गुलाम रहती है तो उसकी खून में गुलामी घुस जाती है। उसके दिमाग में बैठ जाता कि हम कुछ नहीं कर सकते, उसके खून में घुस जाता है। राजस्थान के लोगों के खून में घुस गया, हम कुछ नहीं कर सकते। महाराष्ट्र कर सकता है, गुजरात कर सकता है, पंजाब कर सकता है, आसपास के हमारे जो है वो सब कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। उसका एक ही कारण है कि हमारे खून में वो 1000 साल की गुलामी घुस गई है। उसने हमको तोड़ दिया, हमारा आत्मविश्वास तोड़ दिया। और राजस्थान ने देखी गुलामी अलग तरह की,
यूपी ने जो गुलामी देखी या बिहार ने जो गुलामी देखी या गुजरात ने गुलामी देखी, उससे हटके राजस्थान ने एक गुलामी देखी, तिहरी गुलामी, ट्रिपल स्लेवरी, ये राजस्थान ने देखी। दिल्ली का बादशाह या सम्राट, अंग्रेज जो भी है, फिर यहां का राजा और फिर उससे नीचे का जागीरदार और फिर उसके नीचे जनता। कम से कम यूपी में यह था कि जब अंग्रेज थे तो सीधा अंग्रेज और सामने जनता। यहां तो तिहरी गुलामी हमने देखी है। उस गुलामी के कारण से हमारी हुआ क्या, हमारी मानसिकता बदल गई और हमें हर उस चीज से चिढ़ हो गई जो राजस्थान से बिलोंग करती है। हमें हमारी ड्रेस से चिढ़ होने लग गई, हमें हमारे खान पान से चिढ़ होने लग गई, हमें हमारे डांस से चिढ़ होने लग गई, हर चीज से। अब आप देखिए राजस्थान का गेर नृत्य, गेर डांस दुनिया का सबसे पावरफुल डांस है। ऐसा पावरफुल डांस पूरी दुनिया में नहीं है। 8-8 किलो के घुंघरू बांध के ले से कोई नाच सकता है? राजस्थान के कपड़े जिनको पहन के कोई भी व्यक्ति अद्भुत लगता है पहनने के बाद। राजस्थान के जूते जो आपके चमड़े को जिंदा कर देते हैं फिर से। राजस्थान का सोना, सोने से बनी हुई चीजें, ये सारी चीजें होने के बावजूद भी हमें लगा कि नहीं, हमारी चीजें किसी काम की नहीं है, जो बाहर की चीजें वो काम की है। और ऐसे में बाहर से बहुत सारी चीजें घुसी। हमको लगा कि बाजरा किसी काम का नहीं है, गेहूं खाना चाहिए। गेहूं खाते हैं वो मॉडर्न होते हैं, क्योंकि बाजरा जो खाते हैं वो गंवार होते हैं। भाषा हमने छोड़ दी, हमें लगा कि राजस्थानी भाषा नहीं बोलनी चाहिए, हिंदी बोलते हैं, मॉडर्न होते हैं, इसलिए स्कूलों में भी कार्यक्रम होते हैं तो हिंदी में बोलते हैं। उनको लगता है कि कोई राजस्थानी बोल रहा है इसका मतलब गंवार है, मतलब राजस्थानी भाषा को गंवारियत से जोड़ दिया, जबकि नॉलेज लैंग्वेज नहीं होती है। किसी लैंग्वेज को जानना, इंग्लिश को जानना, हिंदी को जानना, फ्रेंच को जानना, ये नॉलेज नहीं है। वो तो ठीक है, अनुवाद है, ट्रांसलेशन है। मैं आज राजस्थानी में नहीं बोल रहा हूं, मैं अक्सर मेरा कार्यक्रम पूरा राजस्थान में होता है, लेकिन मेरे बहुत सारे साथियों ने कहा था जो अलवर में, भरतपुर में रहते हैं, थोड़ा उनको अनईजी रहता है, और कई लोगों ने ऐसा भी कहा कि ये जो बात है ये पूरे भारत में जानी चाहिए, तो मैं आज हिंदी में बोल रहा हूं, नहीं तो मैं पूरा राजस्थानी के महीने गुणगान किया करूं। आज वो विषय ही प्रकार को है, ये विषय ने थोड़ा सो हिंदी में रखना, ये वास्ते पड़ रही हो, एक बार सब समझिए, बाकी तो अपन रोज ही राजस्थानी में बात करा। तो राजस्थानी भाषा के प्रति भी बैठ गया ऐसा, हमारे खान पान के प्रति ऐसा बैठ गया। हमें लगा कि बाजरा किसी काम का नहीं है, हमें लगा कि बेर हमारा किसी काम का नहीं है। सेव में ताकत होती है, सेव में, रईस लोग होते हैं सेव खाते हैं। हमें लगा कि मूंगफली में कुछ नहीं है, तिल में कुछ नहीं है, मोठ में कुछ नहीं है। जो यहां की चीजें थी जो अद्भुत हैं, सांगरी में कुछ नहीं है, केर में कुछ नहीं है, कुमटे में कुछ नहीं है। हमें लगने लगा कि हमारे यहां की जो जो चीजें हैं वो चीजें कमतर हैं। कोई विश्लेषण नहीं किया किसी ने, लेकिन क्योंकि हम कमतर हैं इसलिए हमारी हर चीज कमतर है। जो गरीब आदमी होता है ना, उसको पैसे वालों की हर चीज अच्छी लगती है, उनका रहन सहन, बातचीत, उसको लगता है कि मैं गरीब हूं ना तो मेरी हर चीज ही गड़बड़ है। उसको अपना होनहार बच्चा भी पैसे वाले के डफर बच्चे के सामने कमतर लगता है कि नहीं, वो देखो बच्चे को, उसको देखो बच्चे को। अपना इंटेलिजेंट बच्चा उसको गर्व से नहीं भरता है। बीच में मैं आहुति की मांग करता रहता हूं आपसे कि आप अपने शेयर के बटन से शेयर करके इस बात को और इसमें आहुति दिया करें। ठीक रहता है, आप भूल जाते हैं, कई बार भावुक हो जाते हैं तो भूल जाते हैं। ये भी जरूरी है, इस यज्ञ को जारी रखने के लिए आहुति स्वाहा स्वाहा करते रहना जरूरी है। उसके बिना ये जो यज्ञ है ना, ये लंबा नहीं चलेगा। और ये मानसिक स्वभाव होता है लोगों का कि जहां खूब लोग हैं वहां हम हैं, जहां कम लोग हैं वहां हम भी नहीं जाएंगे। इसकी भी मार्केटिंग करनी पड़ेगी। तो यहां के खानों के बारे में ऐसा ऐसा हो गया। क्यों हो गया? कि प्रचार ऐसा हो गया बाहर की चीजों का। हर वो चीज जो राजस्थान से बाहर की वो अच्छी है। गेर अच्छा नहीं है, डांडिया अच्छा है, भांगड़ा अच्छा है। यहां की सारी संस्कृति सिमट गई।
जबकि यहाँ की संस्कृति में, यहाँ के इतिहास में वो सारी चीजें हैं जो देवीय हैं, देवीय। जैसे वेदों के बारे में कहा जाता है ना, भाई ये लिखे नहीं गए थे, उतरे थे, ऐसे राजस्थान की धरती पर जितनी भी चीजें हैं, तिल है, बाजरा है, बेर है, केर है, सांगरी है, खेजड़ी है, उसके बारे में हमने अलग से चौपाल की थी। ये सारी चीजें अद्भुत हैं और किसी भी जमीन पे आपको इस तरह की चीजें नहीं मिलेंगी। बाजरा आपको आंध्र प्रदेश में भी मिलेगा, गुजरात में भी मिलेगा, लेकिन जो बाजरी यहाँ की है देसी, वो वाली बाजरी आपको कहीं नहीं मिलेगी। सांगरी और जगह भी मिल जाएगी, लेकिन सांगरी का जो टेस्ट यहाँ है वो और कहीं नहीं है। उसका कारण यहाँ की जलवायु है, जिसको हमने अभिशाप मान लिया। हमारी तो जलवायु बहुत खराब है। मैं कल परसों बाड़मेर में था तो मैं इस जलवायु की तारीफ कर रहा था कि हम इस जलवायु की मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं। कश्मीर में जो जलवायु बहुत ठंडी है, बर्फीला वातावरण है वहां पे, तो आप जाते हैं तो भयंकर ठंड लगती है, 0 से नीचे, फिर भी लोग एडवेंचर के लिए जाते हैं, वो बर्फ से खेलते हैं। मार्केटिंग है, और ठंडी जगह पे जाना चाहिए। ऐसा गर्म जगह पे भी जाना चाहिए। अगर मार्केटिंग अच्छी हो तो लोग गर्म जगह पर आएंगे। और जैसे हम लोग वहां बर्फ से खेलते हैं, वैसे ही लोग यहां आकर रेत से खेलेंगे। देखिए 48 डिग्री पर रेत से खेलते हुए रेगिस्तान के अंदर, एंजॉइंग द वेदर। मार्केटिंग होनी चाहिए। कोका कोला जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, नोबडी नोज कि इसके अंदर है क्या, लोग ठाठ से पीते हैं, ठंडा मतलब कोका कोला। मार्केटिंग है। किसी ने नहीं पूछा कि इससे हमारे शरीर को क्या फायदा होने वाला है, इसके कंटेंट क्या है, इससे मेरे शरीर को क्या मिलेगा। नोबडी, आज इतने सालों से बिक रहे हैं ठंडे, मार्केटिंग से बिकते हैं। और हम लस्सी लेके बैठे हैं, नहीं बेच पा रहे हैं उसको। हम लस्सी को नहीं बेच पा रहे। तो मार्केटिंग का सारा खेल है। मैं आपको तुलना करके बताता हूं, आपको ताज्जुब होगा कि सेब जो है वो बेर के सामने कुछ भी नहीं है। कुछ डेटा है मेरे पास, डेटा के साथ मैं बात कर रहा हूं, और आप लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा। शेयर का बटन दबा के और बैठ जाइए और मेरी एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा, और बाद में गूगल करके इन बातों को पक्का करिएगा कि भाई डॉक्टर साहब ने जो बात कही थी वो बात दमदार है या नहीं है। कभी भी आंख मीच के बात को माना मत करो, मेरी बात को भी मत मानो। मैं हमेशा आपसे यही आग्रह करता हूं कि मेरी बात को सुना करो। ये जानकारी है, लेकिन ये ज्ञान नहीं है। ज्ञान कब बनेगा? जब ये जानकारी अच्छे भाव से आपके अंदर जाएगी, ठंडे दिमाग से जाएगी, और फिर इस जानकारी को आप अपने ढंग से प्रोसेस करोगे, वो आपका ज्ञान बनेगा, वो स्थायी बनेगा। और भारत में इस प्रकार के ज्ञान के सृजन की, क्रिएशन की, कंस्ट्रक्शन की जरूरत है। जिस दिन भारत के लोग इन जानकारियों को बिना सोचे समझे नहीं मानेंगे, अभी जो मान रहे हैं, और साहब देखो व्हाट्सएप पे लिख के आ गया, मान लेते हैं, ऐसा नहीं मानेंगे, उस दिन भारत अपने आप प्रोग्रेस करेगा। कोई देश टिकेगा नहीं इसके सामने। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है। इसलिए मैं आपको कुछ जानकारियां दे रहा हूं जिनको आप चेक करना। देखिए, मैं सेब और बेर की तुलना कर रहा हूं। सेब पहाड़ का बोर है, बेर है, बेर ही कहेंगे, इसको पहाड़ में लगता है, और ये जो बेर है रेगिस्तान में लगता है। इसको एप्पल बोलते हैं, इसको इंडियन जुजुबे बोलते हैं। नाम तो इसका वनस्पतिक जिजिपस मॉरिशियाना है, लेकिन आप इसको जुजुबे मान लीजिए। बेर की जगह जुजुबे कहना शुरू करिए, थोड़ा मार्केटिंग ठीक रहेगी। सेव में ऊर्जा मिलती है, 100 ग्राम की तुलना करते हैं अपन। 100 ग्राम तो लेते हैं सेव और 100 ग्राम लेते हैं बेर। अब इसकी क्लासिकल तुलना करते हैं, ढंग से सुनिएगा। 100 ग्राम सेव में ऊर्जा कितनी मिलती है? 52 किलो कैलोरी। अगर आप 100 ग्राम सेव खाएंगे तो आपके शरीर को 52 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलेगी। अगर आप 100 ग्राम बेर खाएंगे तो आपको 58 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलेगी, यानी सेव से 6 ज्यादा। 100 ग्राम बेर खाएंगे आप, बिल्कुल अपने जो बोर्डी कहते हैं अपन इसको, बेर का पौधा, उसके तोड़ के खाएंगे 100 ग्राम, आपको 58 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलने वाली है। कार्बोहाइड्रेट सेव के अंदर 13.8 ग्राम होता है 100 ग्राम में से, और बेर में 17 ग्राम होता है। कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है। प्रोटीन 0.2 ग्राम होती है, किसमें? सेव में। बेर में कितनी होती है? अंदाज लगाइए। 0.8, 0.2 या 0.8 ग्राम होती है प्रोटीन बेर में। यानी बेर में प्रोटीन ज्यादा होता है, बेर से ऊर्जा ज्यादा मिलती है, बेर में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है, फैट का कोई खास अंतर नहीं होता। फिर विटामिन्स और मिनरल्स जो शरीर को ताकत देते हैं, उनकी तुलना देखिए। विटामिन में
विटामिन B1, विटामिन B2, B3 ये सारे बेर में ज़्यादा होते हैं। लेकिन एक कमाल की तुलना देखिए, विटामिन C जिससे हमारे दांत मजबूत रहते हैं, जिससे हमारी चमड़ी ठीक रहती है, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इन दिनों जैसे कोरोना की बात चल रही है ना, तो कोरोनिल अपन बेर से बना सकते हैं, बोरोनिल, बेर खाओ, बेरेनिल बना दें अपन, बेर खाओ और कोरोना को भगाओ। बेर के अंदर विटामिन C कितनी होती देखिए आप। सेब में विटामिन C होती है 4.6 मिलीग्राम, यानी 100 ग्राम में 4.6 मिलीग्राम विटामिन C होती है। बेर में कितनी होती है, कितना गुना हो सकती है, आप अंदाज मारो, एक अंदाज मारो, कॉन्फिडेंस डेवलप करो राजस्थान का कि बेर में विटामिन C कितनी होती है। सेब में होती है 4.6 मिलीग्राम, बेर में होती है 70 मिलीग्राम। कितना गुना हो गया, कितना गुना, 17 गुना ज्यादा विटामिन C होती है बेर में। बेर खाएं, उसके दांत खराब नहीं हो, कभी भी चमड़ी पे घाव हो तुरंत भर जाए, इतनी ताकत इस विटामिन C में होती है। इसलिए इधर के लोगों के दांत है ना नहीं टूटते, जो बेर खाते थे उनके दांत कहां टूटते थे। मिनरल्स में जो मिनरल्स होते हैं उनमें खास देखिए, कैल्शियम, क्या काम आता है कैल्शियम, हड्डियां मजबूत होती है, बच्चों के लिए खासकर जरूरत होती है कैल्शियम की। सेब में कितना होता है, 100 ग्राम में 6 मिलीग्राम, 100 ग्राम में मात्र 6 मिलीग्राम। और बेर में कैल्शियम कितना होता है, 26 मिलीग्राम। 6 से 26 मिलीग्राम, तुलना करिए कैल्शियम कितना होता है बेर में। अब बात आती है लोहे की, जिसको लेके लोग सेब खाते हैं। 1 एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे, 1 एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे, ऐसी कहावतों ने मशहूर कर दिया। पहले अंग्रेजों ने अपने बाग चमकाए थे इसी बात को लेके, एप्पल बेचनी है दुनिया में, क्या कहें, 1 एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। अब आप कहिए 1 बेर ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। आयरन, लोहा, सेब में होता है मात्र 0.12 मिलीग्राम, यानी पूरा 1 मिलीग्राम भी नहीं होता है, 0.12 मिलीग्राम, यानी 1 मिलीग्राम से बहुत कम। 0.1 ना, 0.1, 0.2, 3, 4, 5, 8, 0.8, फिर 0.9 और फिर 1 होता है, तो 0.1 पे अटका हुआ मामला सारा। बेर में कितना हो सकता है। कल भी मुझे कोई डॉक्टर साहब कह रहे थे कि बेर टाबर मोटा बनो है, ऐसे वो बता रहे थे कि ऐसे लोगों के दिमाग में एक बेर खाए हो टाबर मजबूत कौन है। लेकिन बेर में होता क्या है, कैल्शियम तो मैंने आपको बताया इतना गुना होता है। बेर में आयरन होता है 1.1 मिलीग्राम, 1.1 मिलीग्राम, यानी सेब से 10 गुना ज्यादा। हाउ मेनी टाइम्स, 10 टाइम्स मोर आयरन इन बेर इंडियन जुजुबे। अपने बेर बेर कह के क्या बोर हो गए, जुजुबे कहो इसको, जुजुबे कहेंगे तो मामला क्या ज्यादा हवा में चलेगा अपना। एक और चीज फास्फोरस, जैसे कैल्शियम फास्फोरस दोनों से हड्डियां बड़ी होती है। फास्फोरस 11 मिलीग्राम होता है सेब में, 100 ग्राम सेब में 11 मिलीग्राम होता है। बेर में होता है 27 मिलीग्राम, फिर 2.5 गुना ज्यादा। कैल्शियम ज्यादा, फास्फोरस ज्यादा, विटामिन C बहुत ज्यादा, ऊर्जा मिलती है बहुत ज्यादा। और फिर बेर पिट कैसे गया यार, हम ही पिट गए, हम मानने में पिट गए। दुनिया भर की पढ़ाइयां आ गई, उसके बाद तो होना चाहिए। अनपढ़ आदमी चलो नहीं जानते थे, अब आप सारे लोग पढ़ गए हो, लिख गए हो, ग्रेजुएशन हो गया है, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया है, PhD कर ली है, डॉक्टर हो गए हो। अब तो बेर के साथ न्याय करो यार। और बेर के साथ न्याय करोगे तो क्या होगा, मैं अभी आपको बताऊंगा आगे। पानी की मात्रा जो है, पानी की मात्रा सेब में ज्यादा होती है। सेब क्या होता है, ऐसे लगेगा लसलसा सा, उसमें पानी ज्यादा होता है। 86 ग्राम पानी होता है, 100 ग्राम में से 86 तो पानी पानी होता है। आप राजी हो जाओगे, आपने खाया लेकिन वो पानी है उसमें। बेर में पानी कम होता है, 81 ग्राम होता है। बेर क्या निचोड़ निकल जाता है, पानी बाहर निकल जाता है। रेगिस्तान की सारी चीजों में क्या होता है, निचोड़ निकल के और बेस्ट जो चीज होती है पीछे वो बचती है। बाजरी भी इतनी छोटी क्यों होती है, पानी निकल जाता है, पूरा छोटा सा दाना रहता है, अब उसके अंदर सारी ताकत ही ताकत है, पानी नहीं है। पानी तो पी लो बाहर से। तो सेब में क्या पानी पानी है, बेर में पानी कम है।
तो इसलिए साइज थोड़ी सी छोटी है रेगिस्तान के हिसाब से। तो ये तुलना हुई सेब और बेर की। आप शेयर करो तो मैं आपको और बढ़िया बढ़िया चीजें बताऊं, नहीं तो नहीं बताऊंगा। एक बार शेयर का बटन दबा दो तो मैं आपको और बढ़िया चीजें बताऊंगा। मजाक कर रहा हूं आपसे, आपकी हौसला अफजाई है जिसके कारण से मैं बोल पा रहा हूं। आपके सम्मान के कारण मैं यहां पर हूं और आपका जो प्रेम है वही मुझे आमंत्रित करता है कि मैं आऊं आपके सामने और अच्छी अच्छी जानकारियां मैं जुटाऊं और राजस्थान के आत्मसम्मान को, गौरव को बढ़ाऊं। और राजस्थान का आत्मसम्मान ऐसे ही बढ़ेगा, केवल हिस्ट्री की जो कहानियां मध्यकाल की उनसे नहीं बढ़ेगा, इससे बढ़ेगा और ये जरूरी है। और इससे क्या होगा आगे वो मैं अभी आपको बताऊंगा। थोड़ी सी तुलना कर लेते हैं बादाम और मूंगफली की। गरीब लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे अमीर लोगों के बच्चे बादाम खाते हैं, हमारे पास बादाम नहीं है, काश हम पैसे वाले होते और बादाम खाते तो हमारे बच्चों को बादाम खिलाते 500 रुपये किलो वाली। और क्या मूंगफली से कुश्ती लड़ रहे हैं 10-20 रुपये किलो वाली से। तो बादाम और मूंगफली में क्या तुलना है, थोड़े से पॉइंट बता देता हूं क्योंकि वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। अभी हम इस पर और बात करेंगे आगे, लेकिन थोड़ी सी तुलना कर देता हूं। देखिए, बादाम आप 100 ग्राम खाते हैं, 100 ग्राम बादाम खाते हैं तो आपको कितनी ऊर्जा मिलती है? आपको 580 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। 580 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है अगर आप 100 ग्राम बादाम खाते हैं तो। और थोड़ी सी कम मिलती है मूंगफली में, 570 किलो कैलोरी 100 ग्राम। 570 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, थोड़ी सी कम। मेरे कुछ साथी कह रहे हैं मारवाड़ी में बोलो सर थोड़ा यार, आज हिंदी में बोलने दो यार। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चाह रहे हैं कि इस बात को हिंदी में कहा जाए, इसलिए मैंने जानबूझ के कही है। मुझे मारवाड़ी बोलने में, आपको पता, मुझे तो खुद गर्व होता है और मैं खूब जम के बोलता हूं। आज थोड़ा सा मुझे, क्या ये साइंस की सारी चीजें ना एक बार मुझे हिंदी में एक्सप्लेन करने दो और बोलेंगे अपन मारवाड़ी में। तो ऊर्जा के मामले में कोई ज्यादा फर्क नहीं है बादाम में और, लेकिन प्रोटीन देखिए, बादाम में प्रोटीन कितनी होती है 100 ग्राम में? 100 ग्राम बादाम में प्रोटीन होती है 21 ग्राम। 100 ग्राम मूंगफली में प्रोटीन कितनी होती है? 25 ग्राम। प्रोटीन किस में ज्यादा होती है? बादाम में ज्यादा होती है, मूंगफली में ज्यादा होती है? मूंगफली में ज्यादा होती है। प्रोटीन से क्या होता है? प्रोटीन से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। प्रोटीन शरीर में यही काम आती है ना, रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी बढ़ती है, हमारी मसल्स मजबूत होती है। तो बादाम खाएगा उसकी मसल्स मजबूत होगी या मूंगफली खाएगा उसकी मजबूत होगी? 1 किलो बादाम में क्यों पैसे खराब करना, 1 किलो मूंगफली खाओ ना। दिमाग में बिठा लिया, नहीं यार बादाम दूर से आती है, इतनी महंगी आती है, लेकिन ये देखो बिल्कुल आंखन देखी साच, प्रयोगशाला में टेस्टेड, लेबोरेटरी में टेस्टेड चीजें बता रहा हूं। और मैं बाबा रामदेव की तरह नहीं बता रहा हूं, मेरी कोई कंपनी नहीं है, मेरी कंपनी तो राजस्थान है पूरा, हम सब की कंपनी है, हम सब एक कंपनी है। बाबा रामदेव तो अपनी कंपनी का प्रचार कर रहे हैं, मैं मेरी कंपनी मान चुका हूं राजस्थान। और इस परिवार में 7.5 करोड़ लोग जिनको ये चीजों से फायदा होगा। अगर इन चीजों की मार्केटिंग होगी तो पूरे राजस्थान को फायदा होगा। बेर फिर हर घर में लगेगा, हर बाड़े में बेर होगा और बिकेगा। एक बाड़े के अंदर फिर देखना आप कितनी इनकम होती है अगर इसकी मार्केटिंग सही होती है तो आपको लगेगा आप बाड़े बाड़े में 1 लाख रुपए कमा चुके हैं। ये फैक्ट्स हैं, लेकिन आपको समझना होगा क्या ये फैक्ट्स हैं, क्या ये ऐसा हो सकता है? जब आप कहेंगे हाँ ऐसा हो सकता है तभी हो पाएगा, मेरे कहने से नहीं होगा। इसलिए मैं बिलीव करता हूं कि मैं तो जानकारी दे रहा हूं, मैं तो कोशिश कर रहा हूं आपको बताने की, लेकिन आग तो आपके अंदर लगनी चाहिए। आप सोचोगे मैं ये सब कर दूं आपके लिए, तो मैं कभी भी नहीं कर पाऊंगा, ना कोई दूसरा व्यक्ति कर पाएगा जिसको आप छद्म अवतार मानते हैं, कोई नहीं कर पाएगा। इस देश को, राजस्थान को एक ही चीज आगे बढ़ा सकती है, हमारी समझ, हमारा आत्मविश्वास। आत्मविश्वास किससे आता है? समझ से आता है। जब आप समझ जाएंगे अच्छे से, ढंग से, 3 बार लिख लिख के देख लेंगे कि बादाम में ताकत मूंगफली से ज्यादा नहीं होती है, तो आपका बादाम के प्रति आकर्षण कम हो जाएगा। जब आपको लगेगा कि सेव में ताकत ज्यादा नहीं होती है, तो सेव खरीदोगे आप 80 रुपए लगाते हो, आपको 10 बार सोचना पड़ेगा कि यार मैं 80 रुपए किलो की ये चीज क्यों लूं, मैं बेर क्यों नहीं ले लूं 10-20 रुपए किलो के, और उसको 30 रुपए किलो तक क्यों नहीं जाने दूं मैं। तो मैं आपको तुलना करके बता रहा था, आलमंड यानी बादाम की और ग्राउंडनट यानी मूंगफली की ऊर्जा लगभग बराबर सी मिलती है, लेकिन प्रोटीन मूंगफली में ज्यादा होती है।
एक विटामिन होता है B9 फोलिएट, खूब काम आता है, वो शरीर में खून बढ़ाता है। वो बादाम में होता है 50 माइक्रोग्राम, 50 माइक्रोग्राम, और मूंगफली में होता है 246 माइक्रोग्राम। खून बढ़ाना है तो क्या खाइए? मूंगफली। कहां 50, कहां 246 माइक्रोग्राम। लोहे की मात्रा बादाम में 3 मिलीग्राम होती है और मूंगफली में 2 मिलीग्राम होती है, तो कम नहीं है। वो फोलिएट उसको बराबर कर देगा, वो खून ज्यादा बना देगा। फोलिएट है ना, तो भले आप अंदर शरीर में कम आयरन डालेंगे, वो फोलिएट उसको कन्वर्ट कर देगा। खून बढ़ाना तो क्या खाइए? मूंगफली। और ये दिमाग ज्यादा चलता है, इसकी कोई खास स्टडी हुई नहीं है। मुझे नहीं लगता दिमाग की कोई ज्यादा स्टडी हुई है कि 10 बच्चों को बादाम खिलाया गया, फिर उनका टेस्ट लिया गया, 10 बच्चों को मूंगफली खिलाई गई, फिर उनका टेस्ट लिया गया। ऐसी कोई स्टडी हुई नहीं है। ये भ्रम है, ये भ्रम है। जबकि मूंगफलियां खाने वाले बच्चे नेचुरली बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। एक तुलना और कर लेते हैं, बाजरे की और गेहूं की। कारण वही था, बाजरा यहां था, उपलब्ध था, लेकिन हमें लगा गेहूं बाहर से आता है। हमें लगा कि गेहूं की रोटी खाने का मतलब हम समृद्ध लोग हैं, हम बाजरा थोड़ी खाते हैं, बाजरा तो उपलब्ध है। और लोगों ने बाजरे के खिलाफ पता नहीं क्या क्या चीजें निकाल रखी थी। कई लोग कहते हैं बाजरे से कब्जी हो जाती है, कई लोग कहते हैं बाजरा बहुत गर्म रहता है। दुनिया भर की बातें, सारी गलत अवधारणाएं दिमाग में बिठा रखी है। ऊर्जा के मामले में देखिए, गेहूं खाते हैं आप 100 ग्राम तो आपको 327 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। 100 ग्राम गेहूं खाते हैं 327 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। 100 ग्राम आप बाजरा खाते हैं तो आपको 378 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। यानी बाजरे में आपको एनर्जी ज्यादा मिलती है। फिर बाजरे में एक जो खास चीज होती है, होता है उसका फाइबर कंटेंट। फाइबर कंटेंट, कार्बोहाइड्रेट जो है वो बाजरे में और इसमें लगभग बराबर जैसा होता है। सॉरी, कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा होता है और उसमें फाइबर बहुत ज्यादा होता है। तो बाजरे में कंटेंट है फाइबर। फाइबर कहते हैं रेशों को, और ये रेशे होते हैं ना किसी भी खाद्य पदार्थ में, तो वो हमारे पूरे पेट को साफ कर देते हैं, एक्सरसाइज कर देते हैं। ना तो कभी आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, ना कभी आपको अपचन की प्रॉब्लम हो सकती है, ना कभी आपको कब्जी की प्रॉब्लम हो सकती है। हो ही नहीं सकती। फिर बाजरे में विटामिन सी होती है, गेहूं में नहीं होती है। विटामिन सी की मात्रा होती है, उसमें नहीं होती है। आयरन, लोहा बाजरे में थोड़ा सा ज्यादा होता है, तो बाजरा खाते हैं, लोहे की कमी नहीं होती है। फॉस्फोरस में करता हड्डियां मजबूत करने के लिए, वो बाजरे में ज्यादा होता है। पानी बाजरे में कम होता है, और कारण यही है कि इसमें से जो कंटेंट है पानी का निकल जाता है और पीछे अमृत रह जाता है, और जो हमारे स्वास्थ्य को बहुत अच्छा करता है। सांगरी की मैं आपको तुलना करके बताता हूं, मस्त वाली। आप देखिए, 100 ग्राम आप सांगरी खाते हैं। मेरे बहुत सारे दोस्तों ने आज मदद की है, उनका मैं धन्यवाद कर रहा हूं। वो लोगों ने मुझे बहुत मदद की है, खासकर डॉक्टर दीपक राजपुरोहित और जो पीएचडी कर रही हैं संजीता ढाका, इन्होंने भी मेरी बहुत मदद की है। डॉक्टर राजपुरोहित उसमें आयुर्वेद में डॉक्टर हैं, और संजीता पीएचडी कर रही फूड एंड न्यूट्रिशन में। इन दोनों ने बहुत मदद की है। राजपुरोहित, दीपक राजपुरोहित नागौर से हैं, संजीता सीकर से हैं। सांगरी में जो किलो कैलोरी मिलता है 100 ग्राम में, 100 ग्राम सांगरी लीजिए, 100 ग्राम आलू लीजिए, 100 ग्राम बैंगन लीजिए, गोभी लीजिए, कुछ भी लीजिए, ऊर्जा कितनी मिलती है? 100 ग्राम सांगरी में 138 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, किलो कैलोरी। और आलू में मिलती 75, बैंगन में मिलती 33। ऊर्जा की दृष्टि से देखें तो सांगरी में खूब सारी ऊर्जा मिलती है। और फिर वही बात है फाइबर वाली, फाइबर वाली, प्रोटीन वाली, कैल्शियम की, मैग्नीशियम की खान है। सांगरी जो है उसकी खान है।
तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग इन पदार्थों की तरफ झुके, इनको समझें। पहले समझेंगे तो मन बनेगा। जैसे मैंने कहा ना, अब आपको सेव का और बेर का समझ में आ गया तो आपके हाथ कांपेंगे उसको 100 रुपये देते हुए। हालांकि ठेले वाले कहेंगे भाई हमारा क्या होगा, तो तुम बेर बेचो ना, आराम से ठेले पे बेर रख लो उसकी जगह, तुम्हारा तो धंधा चलेगा, तुम्हें उससे क्या करना है। ये तो लोगों की चॉइस है, जो चॉइस होगी वो बेचोगे, तुम्हारे घर में तो पैदा होता नहीं है। या दुकान वाले सोचें कि भाई सेव कम बिकेगी इस प्रचार से, तो आपको क्या करना है, आपको तो जो चीज चल रही है बेचनी है। अब हमको क्या करना चाहिए, हमको मार्केटिंग करनी चाहिए, जनता को करनी चाहिए और राजस्थान के शासन को करनी चाहिए। हालांकि राजस्थान में जिस प्रकार का अभी शासन है, उनका कोई मूड नहीं है, उनका कोई मूड नहीं, उनको राज में रहना बस, उससे ज्यादा उनका मूड बनता नहीं है। 30-40 साल में तो मैंने अभी कोई कंसेप्ट उनकी देखी नहीं है कि राजस्थान को आगे ले जाने के लिए उनके पास कोई प्लान है। बस वो एक्स और वाई उस खेल में उलझे हुए हैं। और जब उनका मूड नहीं होता तो जो अफसर आते हैं यहाँ पे, वो आधे ज्यादा बाहर के हैं, फिर उनको कोई इंटरेस्ट होता नहीं है। हम क्यों करें, हमारी तनख्वाह तो बिल्कुल फिक्स है। वो भी कोशिश नहीं करते कि राजस्थान के एग्रो प्रोडक्ट्स को प्रमोट करें, इनको बाहर प्रचार करें। इनको क्यों करें, कोई एक आध अफसर आ जाए तो उसको ये पॉलिटिशियन नहीं करने देते, और जनता भी नहीं जानती इसके बारे में। तो हम क्या, कहां से शुरू करें? तो सबसे पहले हम शुरू करें खुद से, कि हम इनके गुण गाएं। देखो, जब हम गुण गाएंगे राजस्थान के लोग इनकी बातें करना शुरू करेंगे तो अपना मन बन जाएगा। हम मार्केटिंग शुरू कर देंगे बेर की, तो हो सकता है अगले सीजन में बेर की मांग बढ़ जाए कि बेर के अंदर ज्यादा न्यूट्रिशन होता है भाई, ज्यादा न्यूट्रिशन होता है। ये हम करने लगे तो बेर की मांग बढ़ेगी, और बेर जो उत्पादन करने वाले किसान हैं उनकी आमदनी भारी बढ़ जाएगी। मांग बढ़ेगी तो तेजी से कीमतें बढ़ेंगी, और कीमतें बढ़ेंगी तो जो बाड़े में वो बेर का पौधा लगा है, 4-5 पौधे लगे हैं, वो उनको 20-30-40 हजार की पैदावार दे देंगे। और लोग इसके लिए फिर आतुर होंगे, ज्यादा से ज्यादा चीजें लगाएंगे। लेकिन सबसे पहले राजस्थान के लोगों को बेर खाना पड़ेगा। आप बेर नहीं खाओगे, उसका कंजम्पशन नहीं बढ़ाओगे, तो दूसरे लोग क्यों खाएंगे? उत्तर प्रदेश के लोग क्यों बेर खाएंगे? बिहार के लोग क्यों खाएंगे? लेकिन अगर आपने स्थापित कर दिया कि बेर के अंदर ज्यादा न्यूट्रिशन होता है, तो पूरी दुनिया में यहां के बेर की सप्लाई हो जाएगी और भारत के अन्य प्रदेशों में सप्लाई हो जाएगी। तो राजस्थान को कम पानी में, क्योंकि बेर कम पानी में होता है, कम पानी में तैयार होने वाली एक फसल मिल जाएगी, जिसमें घर घर के लोग किचन में बचा हुआ पानी भी आप डाल के आ जाएंगे उसके अंदर, तो आपका बेर का एक पौधा जिंदा रह जाएगा, और एक बेर का पौधा आपको खूब सारी इनकम दे देगा। तो हमें मार्केटिंग खुद को करनी पड़ेगी, और हम जब खुद मार्केटिंग करने लगेंगे तो सरकार भी थोड़ा सा ध्यान देना शुरू करेगी, और वो हम लोग कर ही रहे हैं। अभिनव राजस्थान का मतलब है सरकार और जनता के बीच में कड़ी बनना। इस सबसे होगा क्या? इस सबसे ये होगा कि बेर, बाजरा, सांगरी, मोठ, तिल, ये सारी चीजों का कंजम्पशन राजस्थान में बढ़ने से राजस्थान के किसानों की आमदनी बढ़ेगी। ये जो बाजरी अभी कम पैसे में बिक रही है, ये ज्यादा पैसे में बिकेगी, और इनका कंजम्पशन बढ़ने का मतलब है कि राजस्थान के किसानों की आमदनी बढ़ेगी। राजस्थान के किसानों की आमदनी बढ़ने का मतलब राजस्थान मजबूत होगा। दूसरी बात, पर्यावरण को बहुत ज्यादा फायदा होगा। यानी राजस्थान में कम पानी में पनपने वाली चीजें जब बहुत महंगी बिकने लग जाएगी तो हमारे लिए बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होगा, और हमारा पूरा पर्यावरण बच जाएगा। हमारे पर्यावरण में जो चीजें हम, जैसे हम गेहूं उत्पादन करते हैं, अब जमीन में से पानी निकालना पड़ता है, 10 बार पिलाई करनी पड़ती है, 10 बार पिलाई करनी पड़ती है। यानी पानी नीचे से हम खींच रहे हैं, जमीन को खराब कर रहे हैं, यानी हमारी सारी जो चीजें हैं इकोलॉजिकल बैलेंस की, उनको गड़बड़ कर रहे हैं, और फिर गेहूं पैदा कर रहे हैं। अगर हमको बाजरे की कीमत बहुत ज्यादा मिलने लग गई तो हम लोग बाजरी करना शुरू कर देंगे। थोड़ा सा पानी चाहिए, दिखाना बाजरी को, तो पानी भगवान ने बनाया इस धरती के हिसाब से है कि थोड़ा सा पानी दिखा दो और ये आपको बहुत अच्छी फसल दे देगी। खेजड़ी हमारे लिए वरदान बन जाएगी, केर और बेर हमारे लिए वरदान बन जाएंगे, और हमारे खेजड़ी के बगीचे, हमारे केर के बगीचे, हमारे बेर के बगीचे, दुनिया भर के बगीचे पॉपुलर हो जाएंगे। शुरुआत कहां से होगी? हमारी मानसिकता बदलने से, क्योंकि आपकी मानसिकता बदलती है तो आपके आसपास का वातावरण बदलता है।
हम जो अभी 1000 लोग सीधे सीधे अभी जुड़े हुए हैं, हम लोगों की मानसिकता बदल गई 1000 लोगों की, और हम गर्व महसूस करने लगे कि मुझे गर्व है कि मैं बेर खाता हूं, मुझे गर्व है कि मैं बाजरे की रोटी खाता हूं, मुझे गर्व है कि मैं सांगरी की सब्जी खाता हूं। हमारी मानसिकता बदल गई। तो 1000 से जुड़े हुए 1 लाख की मानसिकता बदलती है, और एक शानदार माहौल बनेगा राजस्थान में कि हम राजस्थान के लोग, राजस्थान में पैदा होने वाली चीजें, राजस्थान की कला, राजस्थान की प्राचीन संस्कृति, इस पर गर्व करते हैं। हम किसी दूसरे से घृणा नहीं करते हैं। यह भावना कभी नहीं लानी है कि हमारी संस्कृति बहुत बढ़िया है और गुजरात की कमजोर है। हमें ये दिमाग में नहीं डालना है, वो गलत बात होती है। हमें केवल यह कहना कि हमारी चीज अच्छी। मैं उस चीज के भी पक्ष में नहीं हूं कि रीजनलिज्म टाइप दिमाग में बातें फैलाएं, कहें कि दूसरों की सब चीजें घटिया, हमारी अच्छी है। वो चीज ठीक नहीं है, वो राजनेताओं की बातें हैं। हम लोक नीति की बात करते हैं। लोक नीति का मतलब हमारी चीज अच्छी है, हम उस पर गर्व करते हैं, हम उसका कंज्यूमशन बढ़ा रहे हैं, और हम पूरी दुनिया में इस चीज को भेजेंगे। तो हम हमारी मानसिकता को बदलें, इसके लिए मैंने ये चौपाल में बात रखी है। हम लोग तो क्योंकि सरकार में है नहीं, जिम्मेदारी में है नहीं, तो हमारा काम यही है कि इन चीजों को जनता और सरकार के बीच में फैलाए रखना। जितना हमसे हो सकेगा उतना काम हम करेंगे और पूरे मन से करेंगे। तो 2 आउटकम होंगे इस चीज के। ये बात फैलने से क्या होगा? राजस्थान के किसानों की आमदनी बढ़ेगी, मतलब राजस्थान की आमदनी बढ़ेगी, नंबर 1। नंबर 2, राजस्थान के लोग राजस्थान से बाहर जाना बंद कर देंगे। अब अगर किसी के खेत में, किसी के बाड़े में बैठे बिठाए इसी जलवायु में 2-3 लाख रुपए की पैदा होती है, तो वो बेंगलोर में, पूना में जाके धक्के क्यों खाएगा? क्यों वहां जाके उन झोंपड़ियों के अंदर रहेगा? वहां पे क्यों दुख पाएगा परिवार से अलग रह के? तो राजस्थान की इनकम ऐसे बढ़ेगी, आत्मनिर्भर राजस्थान ऐसे होगा। और तीसरी बात, राजस्थान के पर्यावरण को बहुत फायदा होगा। राजस्थान को जितना पानी उपलब्ध है, उसी पानी के अंदर ज्यादा आमदनी हो जाएगी। तो हमें जमीन का पानी नहीं निकालना पड़ेगा, जमीन का पानी खारा नहीं होगा, और वापस वो पानी ठीक होने लगेगा, और हम प्रकृति के साथ बैलेंस से रह सकेंगे। आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आपने इतना प्रेम से मुझे सुना, और मैं उम्मीद करता हूं कि अभी आप जिस स्थिति में हैं, जितने लोग हैं, एक बार और शेयर का बटन दबा दें, कहें कि बात हमें अच्छी लगी। तो धन्यवाद आपका ये होना चाहिए कि आप शेयर के बटन को दबा दें, ये मेरे लिए धन्यवाद होगा। मैं चाहता हूं कि आप शेयर के बटन को दबा दें, तो मेरे लिए धन्यवाद होगा। और दूसरा, कल जब भी आपको फुर्सत मिले, अपनी फेसबुक पे अपनी भाषा में 4 शब्द लिख के, क्योंकि सभी पढ़े लिखे लोग हैं हम लोग, और पढ़े लिखे का मतलब होता है हम पढ़ना जानते हैं, लिखना जानते हैं। तो आप अपनी भाषा में 4-5 अच्छी सी लाइन लिख के और इसी वीडियो को वहां पे शेयर कर दीजिए कि कल रात को मैंने अभिनव चौपाल में ये बातें सुनी हैं, और अभी मैंने इनको चेक भी किया है, और मुझे लग रहा कि ये बात सही है। अगर आप इतना सा सहयोग कर देते हैं, इतना सा सहयोग कर देते हैं, तो आप देखिएगा कि अभिनव चौपाल की बातें राजस्थान में एक नई क्रांति कर देंगी, और इससे हम सभी के परिवारों को फायदा होगा। और मैंने जैसे कहा कि ये कंपनी राजस्थान हमारी सबकी कंपनी है, हम सबको मिलकर इसकी मार्केटिंग करनी चाहिए, क्योंकि हमारे लगभग घरों में, लगभग हमारे बाड़ों में, लगभग हमारे खेतों में ऐसी चीजें हैं, सबके वहां हैं। और अगर इनकी कीमत बढ़ती है तो हम सबको सीधा सीधा लाभ होगा, और खुद के परिवार के लिए सोचना चाहिए। क्यों आप इन राजनेताओं के गुणगान करके उनके बारे में सोचते हो? अपने बारे में सोचो। ये अपने बारे में सोचने का तरीका है। अपने बारे में लिखो, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में लिखो। तो हम कोशिश करेंगे कि राजस्थान के किसानों की और हाथ कारीगरों की, राजस्थान की जूतियां बनाने वालों की, मटकियां बनाने वालों की, लकड़ी का काम करने वालों की, लोहे का काम करने वालों की मार्केटिंग करें, और उनके प्रोडक्ट्स को, जैसे आज भी मैंने एक फोटो डाला है फेसबुक पे, हमारे साथी हैं त्रिलोक जी मांडन, हनुमानगढ़ के, लकड़ी पे उन्होंने जाम्बो जी की मूर्ति बनाई है, लकड़ी से, सागवान की लकड़ी से। उनको पूरे 10 दिन लग गए, लेकिन उनकी इच्छा थी। उन्होंने कहा कि मुझे काफी दिन हो गए, लोगों ने कहा जाम्बो जी की कोई तस्वीर बनाओ ना, तो उन्होंने लकड़ी पे तस्वीर बनाई, बहुत शानदार सी। आज मैंने मेरी फेसबुक वाल पे उसको लिखा है। मैं बहुत ऊंची ऊंची बातें नहीं करता, मैं धरातल की बातें करता हूँ। कई बार लोग कहते हैं उस पर आपका क्या विचार है, इस पर क्या विचार है? मैं कहता हूँ मेरा कोई विचार नहीं है, मेरे विचार सीमित हैं। मेरा एक ही विचार है कि राजस्थान के औसत परिवार की आमदनी और उसकी सुविधाएं बढ़े। इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं अपने सीमित साधनों से, वो मैं कर रहा हूं। अभिनव राजस्थान बन के रहेगा, और हम बना के रहेंगे, दिमाग से, समझ से, कागज से, कलम से, संगठन से, प्रस्तुतिकरण से। हल्ले गुल्ले से, भीड़ से कोई निर्माण नहीं होता, उससे केवल भ्रम फैलाया जा सकता है।
लोगों को मूर्ख बनाया जा सकता है, वो काम हम करते नहीं हैं। थैंक यू सो मच। पिछले दिनों की हमारी चौपालों के 2 असर हुए हैं। हमने युवाओं के लिए चौपाल की थी, उसमें हमने कहा था कि एक भर्ती परीक्षा बहुत लंबी अटकी हुई है, तो सब इंस्पेक्टर की भर्ती परीक्षा का अब इंटरव्यू आरपीएससी ने घोषित कर दिया। 8 जुलाई से इंटरव्यू हो रहे हैं। वो हमारी आवाज़ पहुंची है। फिर हमने कहा था फर्स्ट ग्रेड के रिजल्ट नहीं आ रहे, अटके पड़े हैं, वो भी आने लग गए। आरएस की परीक्षा जो 3, 4, 5 साल की हो गई है, तो वो नियमों में संशोधन के कारण अब आरएस की परीक्षा भी नियमित हो जाएगी। तो आपकी इस चौपाल के कारण से सरकार के भीतर कहीं ना कहीं आवाज़ जाती है, और जितना आप इस आवाज़ को मजबूत करेंगे उतना ही राजस्थान की बात सेक्रेटरीट तक और देश दुनिया में जाती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारे वही 3 हमारे तो बिल्कुल अद्भुत नारे होते हैं। महर्षि अरविंद का वंदे मातरम, सरदार भगत सिंह का इनकलाब जिंदाबाद और सुभाष चंद्र बोस का जय हिंद।